Hello and welcome everyone in our new class, which is the third one class of catalysis. In this class, we will look towards actual syllabus of an actual part of catalysis, which is nothing but simply types of catalysis. So, to explain types of catalysis, I'm using the slide. As in second class, I told you simply what is mean by the types of catalysis, what is mean by catalysis, positive negative catalysis, and what are the types of catalysis. So for our studies, whatever the types of catalysis are there, these types of catalysis are nothing but homogeneous, heterogeneous, and the third type is enzyme catalysis. बट हमारे सिलेबस के लिए अभी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस वगैरह भी पढ़ेंगे और एंजाइम कैटालिसिस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट उतना डिटेल में नहीं। फिर अब बात आती है कि क्या होता है होमोजेनियस कैटालिसिस। उसके लिए सबसे पहली बात, मैंने दो अलग अलग स्लाइड्स बनाए हैं, जहां पर कि सबसे पहली वाली स्लाइड में मैं बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक इन्फो बताऊंगी आप लोगों को होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के बारे में, एंड उसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगी दूसरी स्लाइड में एक्चुअल सिलेबस में आप लोगों के क्या एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। और एक बात आती है कि होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में, किसमें, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि ये जो कुछ भी एग्जाम्पल से, मतलब क्या होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, क्या होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, क्या होता है एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले द वर्ड इटसेल्फ इट इंडिकेट होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, इसको हमें पहले तो ब्रेक डाउन करके देखना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम केमिस्ट्री लर्न करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का जो कुछ भी हेडिंग होती है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, वो हेडिंग ही बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती है हमें अबाउट वो टर्म। तो सबसे पहली बात, और वही अप्लाई होता है हमारे होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, विच आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ अवर कैटालिसिस। देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस पर एमसीक्यू और थियरी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो वीडियो अगर से आपने नहीं सुना या देखा होगा, तो प्लीज वो पहले जाकर के पहला और दूसरा वीडियो देखिए और उसके बाद ये थर्ड वीडियो देखिए। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगर से आप नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, बट इस मेरे बोलने का मतलब है कि अगर से आप पहला दूसरा वीडियो देखते हो तो जो कॉन्फिडेंस रहता है, आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करो कैटालिसिस के, वो एवरी एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन एज वेल एज एनी थियरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व वेरी कॉन्फिडेंटली, and I'm very well known with it because you are pretty clear with each and every word as well as each and everything which is included in our syllabus, as I have been taken into my classes. Okay, so let me continue with the types of catalysis, and for that purpose I'm going to load the first one slide for the homogeneous catalysis. कौन सा catalysis? Homogeneous catalysis, then heterogeneous, then enzyme catalysis. but enzyme catalysis के बारे में हम थोड़े दिन बाद, मतलब नेक्स्ट कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे, बट उससे पहले सबसे पहली बात आती है हमारे टाइप ऑफ कैटालिसिस में, होमोजीनियस कैटालिसिस। और क्या होता है होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब, उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैंने अच्छे से स्लाइड्स बनाए हैं, तो इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि व्हाट इज मीन बाय टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, देन होमोजीनियस कैटालिसिस मतलब क्या, और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस मतलब क्या। तो देखिए, it is right in front of you, it is right in front of you, and what is that? Homogeneous catalysis। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे
थोड़ा सा पेन वगैरह ले लेने दीजिए, क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू बिफोर सम मिनट्स, दैट इज किसी भी डेफिनेशन को या फिर किसी भी टर्म को पढ़ने के लिए, किसी भी टर्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस टर्म को ब्रेक डाउन कीजिए। यहाँ पर आप वैसे कर सकते हो, होमो मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में। लेट मी टेक अनदर टाइप ऑफ पेन बिकॉज इट इज नॉट विजिबल। So, whatever this homogeneous catalysis is there, this homogeneous catalysis, this homo means similar या फिर same, same या similar, genius मतलब फेज, genius मतलब वो बुद्धिमान वाला genius नहीं, यहाँ देखिए स्पेलिंग भी चेंज है। So, whatever this genius is there, homogeneous, homogeneous, genus बोलेंगे हम इसको, genius is that बुद्धिमान वाला, but यहाँ पर what is this? This is homogeneous catalysis. What is mean by this homogeneous catalysis? Homogeneous genus means it is nothing but the phase which is related with the phase, and whatever this phase is here, whatever this phase is here, that will be same or different, it should be the सेम। फेज कैसी होनी चाहिए? सेम सेम। अब आप लोग बोलोगे मैम ठीक है, होमो तो क्लियर हो गया, जीनस भी क्लियर हो गया, कैटलिस्ट मतलब भी हमें पता है, बट मैम नाउ वी आर confused with what is mean by phase. Don't you worry guys, I am there, don't you? Then there is no fear. What I told you, when I am there, then you just don't fear. So what is mean by fear phase? What is mean by phase? So see, जब कभी भी आप फेज वर्ड बोलते हो तब फेज का मतलब होता है कि आपके उस मैटर की स्टेट ऑफ मैटर, उस सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ मैटर? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, देखो, पदार्थाच्या अवस्था किंवा पदार्थाच्या जे काही स्थिती असतात त्या, मराठी मीडियम वाले एंड हिंदी मीडियम, अब जो कुछ भी आपके मैटर होते हैं उनके जो कुछ भी स्टेट्स होते हैं वो, क्योंकि हिंदी में उसको एग्जैक्टली क्या वर्ड्स है कि फेजेस कौन कौन से होते हैं, जल, वायु और आपके सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो समझ लो बाबा, अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो अब मैं बोलूंगी मराठी में, दैट इज नथिंग बट स्थायु, द्रव, वायु। वॉट एवर दीज phases are there, these phases of your, simply these phases of your catalyst, कौन, आप या मैं? आप भी नहीं, मैं भी नहीं, किसके ये phases सेम होने चाहिए? होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है बेटा जी? मतलब कि ऐसे कैटलिस्ट जिनके फेजेस सेम होने चाहिए उनको ही हम क्या बोलते हैं जी? होमोजेनियस कैटालिसिस। Now I think you are pretty clear with the homogeneous catalysis. The term homogeneous catalysis का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ऐसे कैटलिस्ट जहां पर कि, ऐसे कैटालिसिस का टाइप जहां पर कि आपके कैटलिस्ट का और तो और आपके जो कुछ भी एक्चुअल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है उनका सबका जो कुछ भी स्टेट ऑफ मैटर मतलब फेज, मतलब कि उनकी जो कुछ भी स्टेट ऑफ मैटर होती है या फिर उनकी जो कुछ भी सॉलिड बोलो या फिर लिक्विड बोलो या फिर गैसियस स्टेट बोलो, वो सेम होनी चाहिए। बट अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हाँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट पॉज भी लूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को लाइव क्लास का भी फील आना चाहिए ना। तो अब देखिए, ये जो कुछ भी आपके होमोजेनस कैटालिसिस होते हैं, इन होमोजेनस कैटालिसिस में मुझे बोलो, अब मी, नमक और शक्कर, आप लोग नमक और शक्कर अगर से मिक्स कर दो एक दूसरे में, 1 चम्मच नमक ले लिया, 1 चम्मच शक्कर ले लिए, दोनों को कितने भी मतलब 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन दोनों को घुल मिला रहे हो, आई मीन टू से मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, उनकी कुछ रिएक्शन होगी क्या जी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों उनकी रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ में मिक्स होने के लिए वो जो कुछ भी कंडीशन है, लाइक एक्वस केस के, एक्वस कंडीशन में मतलब कि लिक्विड स्टेट में अगर से वो होते हैं तो वो आयोनिस आयंस में फॉर्म होते हैं या फिर आयंस में ब्रेक डाउन हो सकते हैं या फिर गैस
स्टेट में भी वो इजीली एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं। मतलब ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्यों आप लोगों को उस दिशा में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी बात बोलनी है आप लोगों को बेटा जी। वो क्या है कि homogeneous catalysis is the type of catalysis which have or which includes generally, I'm using the word generally, क्योंकि जो भी ज्यादातर हम एग्जाम्पल्स यूज करते हैं वो लिक्विड और गैसीय स्टेट के बारे में होते हैं। क्योंकि जैसे कि नमक और शुगर, देखो आप अभी वीडियो पॉज करके देख सकते हो, एक चम्मच नमक लो, एक चम्मच शक्कर लो, वेस्ट मत करो, एक एक चम्मच मत लो, थोड़ा थोड़ा ले लो और फिर उसको घुल मिला के देखो, आई मीन टू से मिक्स करके देखो। और मिक्स करके देखो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नमक और शक्कर। कुछ देर के बाद आप लोग थोड़ा सा उसको टैप करो, टैप करने के बाद आप शक्कर के जो क्रिस्टल्स है उसको बाजू में हटा सकते हो और जो नमक के क्रिस्टल्स है उसको भी बाजू में हटा सकते हो। मतलब उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई क्या, नहीं। बट अगर आप लोग मुझे बोलो उसमें अगर से आप लोग यहाँ पर नमक और ये शक्कर अलग अलग नहीं हो रही है और ये कुछ केमिकल रिएक्शन भी नहीं दे रही है, मतलब इज इट द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस? इट इज नॉट एट ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस। नाउ अब ये तो हो गया इन जनरल डिस्कशन होमोजेनस कैटालिसिस के बारे में। बट आप लोग बोलेंगे मैम बहुत ही ज्यादा आपने बोल दिया होमोजेनस कैटालिसिस के बारे में, अब हम क्या करें, कितना बड़ा वीडियो हो रहा है मैम, ये इतना डिफिकल्ट है क्या? आप लोग जस्ट एक बार सुनो ये सब कुछ, एक बार सुनने के बाद में आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट्स फीड हो गए ना, उसके बाद में आप लोग बोलोगे मैम इट वाज इंटरेस्टिंग एंड ऑल। हाँ, एंड प्लीज डू लेट मी नो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आपके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिप्लाईज या फिर सजेशंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड नेक्स्ट थिंग, जब कभी भी आपके पॉजिटिव रिप्लाईज भी आते हैं या फिर कुछ सजेशंस भी आते हैं तो मैं उस पर वर्क करूंगी और इम्प्रूव करने की कोशिश और भी करूंगी। और एक बात जो मुझे बोलनी है विच इज नथिंग बट, जब आप अप्रिशिएट करते हो, जब आप बोलते हो कि अच्छा लगा, अच्छा था क्लास वगैरह, तब मुझे और एनर्जी मिलती है कि मैं और कुछ कुछ अच्छा अच्छा मैटर आपके लिए आप पढ़ाने के लिए लाऊं आपके सामने। चलिए बहुत हो गई इधर उधर की बातें और बहुत हो गया फीडबैक एंड ऑल थिंग्स। अब समझाती हूँ आप लोगों को एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अब वो लोग आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो नहीं देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एंड उसमें अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि सेम फेज में होने चाहिए आपके कैटलिस्ट और आपके जो कुछ भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं। अब दैट माइट बी लिक्विड, दैट माइट बी गैसेस। नो, मतलब लिक्विड ले रहे हो तो कैटलिस्ट भी लिक्विड चाहिए, गैसेस फेज ले रहे हो तो गैसेस गैसेस फेज वाला ही कैटलिस्ट चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं लिक्विड स्टेट वाला एग्जांपल है। क्यों क्यों आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला ये रिएक्शन लिक्विड स्टेट में है? क्योंकि अब बहुत साल हो गए ना केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। तो देखिए और एक बात बोलती हूँ जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ आई माइनस मतलब आयोडीन माइनस आयॉन्स बाय H2O3 माइनस माइनस मतलब सल्फेट आयॉन्स। अब ये जो कुछ भी आपके सॉरी ये जो कुछ भी O3 माइनस माइनस आयॉन्स जो भी है आपके यहाँ पे, अब ये एक्सपेरिमेंट आप आपके लैब में करते हो पोटेशियम थायोसल्फेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट यूज कर करके के आई का जो भी डिटर्मिनेशन मतलब लिबरेशन आप आयोडीन का कितना होता है ये डिटरमाइन करते हो। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ऑक्सीडेशन कैसे होता है आपके आयोडीन का वो बोला गया है। तो पहली रिएक्शन तो आई माइनस लिए है और H2O8 माइनस माइनस लिए है तो उनका कन्वर्जन ऑक्सीडेशन। मतलब अब बात आती है मैडम व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, वी डोंट नो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन। आप सब लोगों ने पढ़ाई है ना बेटा जी 11th एंड 12th में। आई नो वेरी वेल व्हाट इज द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th, बट डोंट यू वेरी अगेन व्हेन आई एम देयर शुड नॉट बी एनी फियर। सो व्हाट इज दैट, दैट इज मतलब कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लेट मी टेक अनदर पेन क्योंकि ये दिख नहीं रही है। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ एन H प्लस, मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन। आर और एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन और O2। स्लाइड के नीचे चले जा रहा है ये 2, तो थोड़ा ऊपर लेकर के लिखती हूँ मैं।
O और ये O2 या दैट्स ओके। सो ये तीन प्रोसेसेस, एक तो ये होनी चाहिए या फिर ये रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ एन H प्लस या फिर एडिशन ऑफ O2। मैं बोल रही हूँ फिर से, एडिशन सिर्फ ऑक्सीजन की हो सकती है, ओके, एंड रिमूवल ऑफ दीज टूज, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस। अब आप लोगों को पता चल चुका है, तो ये माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं एंड विच आर accepted by these your S2O8 minus minus and it is converting into two molecules of SO4 minus minus and now यहाँ पर आप लोगों की ये जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप निकाल करके देख सकते हो, ओके। मतलब अब मैं ज्यादा रेडॉक्स रिएक्शंस 11th का आई थिंक तीसरा चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शंस, तो उस चैप्टर में अब मैं ज्यादा घुसूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर पढ़ाना है कैटालाइसिस। अब इसके बाद में एक रिएक्शन हो सकती है उसी I माइनस के साथ में, आप अगर से आयरन डालो तो Fe इज इन +3। अब आप लोगों को और एक कंफ्यूजन होता है फेरिक और फेरस, तो अब मैं यहाँ पर, मुझे पता है फेरस मतलब क्या और फेरिक मतलब क्या, बट मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी फेरस और फेरी, क्योंकि आप लोग भी कुछ ना कुछ तो ढूंढना चाहिए ना। I know when I am there, they need not to fear, but thing is that you should search out something and that for that purpose आप लोग मुझे बोलने वाले हो नेक्स्ट क्लास में Fe+3 मतलब क्या और Fe+2 मतलब क्या, मतलब हम उसे फेरस और ये भी बोल दे रही हूँ मैं फेरस और फेरिक। फेरिक किसको बोलते हैं और फेरस किसको बोलते हैं, आप, मैं वेट करूंगी हाँ आपके रिप्लाईज का। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद द पॉइंट। मतलब अब ये जो कुछ भी आपके I माइनस है, आप जब Fe+3 के साथ में ट्रीट करोगे तो Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe+2 एंड आयोडीन का फिर से एक बार ऑक्सीडेशन हो चुका है और इस Fe+3 का रिडक्शन हुआ है। Fe+3 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब वो Fe+2 में चला जाता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है। इससे यहाँ पर मतलब थोड़ा ब्लैक पेन लेकर के समझाती हूँ। Fe+3 टू +2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है बेटा जी? रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। और यही रिएक्शन अगर से होती है उल्टी यहाँ से यहाँ, मतलब मैं यहीं पर बताती हूँ क्योंकि स्लाइड खत्म हो जा रही है नीचे। Fe+2 टू +3 इलेक्ट्रॉन दे करके जब ये रिएक्शन होती है तब रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कुछ देर पहले बोला था, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जो हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट आया बोल के समझा दिया मैंने। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद द पॉइंट विच इज इन आवर सिलेबस। जब भी बातें आती है तो मुझे बताना बहुत ही पसंद है, बट क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं ना। बट लेट मी कंटिन्यू विद द एक्चुअल सिलेबस विच इज नथिंग बट Fe+2 is Fe+2 is treated with S2O8 minus minus, मतलब जब ये ट्रीट होता है और एक बार S2O8 minus minus के साथ में Fe+2 तो कन्वर्ट होता है Fe+3 and 2 molecules of SO4 minus minus and when this is taking place, यहाँ पर ये सब कुछ लिक्विड स्टेट में, मतलब एक्वस कंडीशन में ये जो कुछ भी होते हैं ये आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब आयोन्स में पॉजिटिव या फिर निगेटिव, पॉजिटिव या फिर निगेटिव स्टेट में वो प्रेजेंट होते हैं एंड उसके बाद में वो रिएक्शन देते हैं। ये हो गया बहुत ही इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस कैटालाइसिस। अब इसके बारे में और एग्जाम्पल्स कुछ कुछ पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है और वो एक्सपेक्टेड है और दे मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन इन एमसीक्यू। वो लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल दे करके पूछ सकते हैं कि होमोजेनियस कैटालिसिस कौन सा है, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ और विच वन इज द रिएक्शन, which one of the following is nothing but the example of your homogeneous catalysis। तो आप लोगों को homogeneous catalysis मतलब सबसे पहले देखना होगा लिक्विड 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 है क्या या फिर गैसेस गैसेस है क्या। देखिए प्रोडक्ट जो कुछ भी होंगे ना वो प्रोडक्ट हो सकते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट की स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है, बट कैटलिस्ट
एंड आपके जो केमिकल रिएक्टेंट्स है ना, उनकी जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो अब मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से होमोजेनस कैटलिस्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्लाइड ले रही हूँ यहाँ पे, जो आपको बहुत ही और अच्छे से समझा देगी होमोजेनस कैटालिसिस के बारे में। अब मुझे 1 मिनट के लिए देखने दीजिए कौन सी स्लाइड है। Homogeneous catalysis. Now, as you can observe very easily in front of your screen, as I told you, मैंने दो डिफरेंट प्रकार के स्लाइड्स बनाए हैं आप लोगों के ही लिए। तो अब यहाँ पर हम लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में, देखिए मैंने जो बोला था वो आ गया कि नहीं? यहाँ पे फेजेस कौन कौन से हो सकते हैं लिक्विड एंड द गैसेस। रुको थोड़ा सा रब करके दिखाती हूँ। व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर प्रेजेंट, अच्छे से देखो, यही बोला था कि नहीं मैंने? इसीलिए मैं पहले बोल दी हूँ और फिर स्लाइड पे बताती हूँ, क्योंकि आप लोग खुश हो जाओ। अरे वाह, ये तो मिल गया हमें, यही तो हमने पढ़ा था, है कि नहीं? और इसके बाद में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, उसको जरूर पढ़िएगा। फिर तो आप लोगों के मार्क्स आप ही के हाथ में, कोई भी इधर उधर देखने की या फिर चीटिंग वीटिंग करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ये मैं बेट लगाती हूँ आप लोगों के साथ में। चलिए आइए, तो फिर होमोजेनस कैटालिसिस के कैसे होते हैं? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर पढ़ने के लिए कैसे हो सकते हैं वो फेजेस लिक्विड और गैसेस में, क्योंकि सॉलिड क्यों नहीं होते इसका मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था। अगर से आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से देखिए, क्योंकि आप लोगों को वो समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को जब भी वीडियो दिया जाता है तो आप लोग कभी कभी स्पीड बढ़ा करके थोड़ा सा आगे आगे जा करके देखने की आपको आदत ही हो चुकी है, बट केयरफुली एक बार तो भी पूरा वीडियो अच्छे से थोड़ी नॉर्मल स्पीड में लर्न करते जाइए। ओके, चलिए लेट मी कंटिन्यू विद द पॉइंट। अब ये जो कुछ भी होमोजेनस कैटालिसिस है, ये होमोजेनस कैटालिसिस क्या होता है? तो वो लिक्विड और गैस स्टेट में आपके रिएक्टेंट्स, फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं केन शुगर। क्या लेते हैं? केन शुगर। केन शुगर मतलब क्या? गन्ने का रस। क्या? गन्ने का रस। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ। व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर केन शुगर विथ वाटर, विथ वाटर एट दैट टाइम, मतलब कि when you are treating cane sugar with the water, both are present in liquid state, in aqueous or liquid. AQ and liquid both are one and the same, aqueous condition and the liquid state. aqueous मतलब क्या? आप लोगों के सॉलिड्स कुछ हो तो उसको पानी में घुलाया मिलाया वाला होता है, और लिक्विड मतलब तो पानी होता है या फिर उसकी लिक्विड स्टेट होती है, जो भी दिया है। अभी तो यहाँ पर हम पानी यूज कर रहे हैं। अब देखिए अच्छे से, यहाँ पर ये जो कुछ भी आपके केन शुगर NH2O है, थोड़ा सा जूम करती हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटलाइज्ड बाय H प्लस आयंस। अब H प्लस आयंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज नथिंग बट क्या? बोलो बोलो, सही हो आप लोग। क्या है वो? H2SO4। H2SO4 इज नथिंग बट द कैटलिस्ट। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है बेटा जी, H2SO4 मतलब क्या? It is present in the liquid state and H2SO4 is nothing but the best example of strong acid। जब आप आपकी केन शुगर प्लस वाटर डालोगे और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 डालोगे, मतलब H2SO4 किसमें ब्रेक डाउन होता है? H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। अब मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करती बैटरी, क्योंकि 2H प्लस आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, अब बैलेंस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है मुझे जो जरूरी प्रोडक्ट है वो क्या है कि आप लोगों को एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल का फ्रुक्टोज मिलता है। थोड़ा सा याद करो, गए साल आपने पढ़ा था किसमें? बायोमोलिक्यूल्स में। गए साल मतलब 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स नाम का फेमस और किस कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता था वो टॉपिक, बट मेरा तो बहुत फेवरेट है वो टॉपिक, क्योंकि उस टॉपिक के बात ही कुछ अलग है। क्योंकि जब आप वो टॉपिक पढ़ते हो तो आप लोगों
बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए, ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना है, तो वहां पर ये रिएक्शन आप लोगों ने लर्न की है, पढ़ी है। तो क्या थी वो रिएक्शन दूसरी तीसरी कुछ नहीं थी। तो केन शुगर का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो आपको दो डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स देते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब वहां पर आप लोगों को कौन कौन मिलता था, एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल। आया कि कुछ याद आया ना? तो वही है, सिर्फ उसको कैटालिसिस सॉरी कैटलिस्ट डाला है और आप लोगों ने ये रिएक्शन लर्न आउट की है। ओके, नाउ अब आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैम व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस, इज इट गिविंग अस एनी मार्क्स, और इज इट हैविंग एनी इको फ्रेंड, मतलब उसके कुछ एप्लीकेशंस है? यस गाइस, अगर से एप्लीकेशंस नहीं रहते थे या फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता था तो तो सिलेबस में क्यों ऐड होते थे ये सारी चीजें? ये बहुत इको फ्रेंडली होते, ये मतलब कैटालिसिस जब आप यूज करते हो तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो एक तो आप कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। और कम या बढ़ाना मतलब कि एक आध केमिकल रिएक्शन को अच्छे से स्टडी करना और उस केमिकल रिएक्शन का हेल्प लेकर के आप एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस ला सकते हो। जैसे कि आप लोग पेड़ वेड़ तो लगाते नहीं हो और पॉल्यूशन तो करते ही हो, बट पेड़ वेड़ लगाते नहीं हो, तो मतलब अब छोड़ ही दो, क्या वही बोलना आप लोगों को उसके बारे में। लगा ही दो एक आध पेड़ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को अब ऑक्सीजन की अच्छी खासी कीमत पता ही चल चुकी है कोरोना की वजह से। अच्छा ही होगा लगाओगे तो। चलो देखते हैं लगाते हैं या नहीं आप लोग। चलिए, अब आप लोग मुझे बोलोगे मैम कहाँ से कहाँ गए आप? तो कहाँ से कहाँ की बात नहीं है, मुझे बोलना है कि ये जो कुछ भी कैटालिसिस या फिर केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट ना कि केमिस्ट्री साइंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। अब बात आती है कि क्या कुछ एडवांटेजेस है होमोजेनियस कैटालिसिस के? यस, इट इज इन कांटेक्ट विथ रिएक्टेंट्स, मतलब वो आपके रिएक्टेंट्स में अच्छे कॉन्टेक्ट्स की वजह से आप लोगों को इजी इजी रिएक्शंस होते हैं। देन आफ्टर क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, आप अब जब कैटालिसिस यूज करते हो तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यस, एवरी मतलब एक्शन हैज इट्स एडवर्स रिएक्शन, मतलब कि जैसे उसके फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी तो होने ही वाले। मतलब फिर अब इसके क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस? तो कैटालिसिस नीड टू बी सेपरेटेड आफ्टर रिएक्शन, मतलब क्या, रिएक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बोला था, आप जितना भी कैटलिस्ट डालोगे, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम कैटलिस्ट भी अगर से आप डालोगे ना, तो 1 ग्राम का 1 ग्राम कैटलिस्ट मतलब कि ये H2SO4 जो भी डाला था ना, वो भी रिएक्शन के एंड में आपको जैसे के वैसा मिलने वाला है, जैसे के वैसा मिलने वाला है। ओके, मिलने तो वाला है, बट उसको आप सेपरेट कैसे करोगे, वो प्रोसेस ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो इसको हम बोलते हैं उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो गया, जो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद में कैटलिस्ट रिकवरी में भी डिफिकल्ट, बिकॉज द टेम्परेचर एंड द डिस्टिलेशन कैन डिस्ट्रॉय द कैटलिस्ट, मतलब उसको सेपरेट, उसको मतलब कैटलिस्ट को सेपरेट करने के लिए आप लोग एक प्रोसेस यूज करते हो, डिस्टिलेशन की प्रोसेस, तो उसमें थोड़ा बहुत कैटलिस्ट आपका वेस्ट हो सकता है या फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसा उन लोगों का बोलना है। बट फिर भी कैटलिस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बट एक ही वीडियो में आप लोग अगर से पढ़ो तो वो अच्छा ही होगा। अब मैं बात करती हूँ, अब आप लोग मुझे बोल सकते हो कि मैम गैसियस स्टेट वाले कुछ कैटलिस्ट नहीं किए हैं क्या आपने? आप लोगों को आपको नहीं मिले थे क्या कुछ गैसियस स्टेट वाले एग्जांपल्स? आपने तो जस्ट एक्सप्लेन किया या फिर मेंशन किया कि कुछ गैसियस स्टेट वाले, वेट 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 वेट, गैसियस स्टेट वाले भी मतलब क्या बोलते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट में एग्जांपल्स होते हैं। तो कोई नहीं, मैं हाथ से, मैंने स्लाइड नहीं बनाई थी उसकी, तो मैं हाथ से निकाल के बोल देती हूँ क्या है। 2 molecules of SO2 which is in कौन-सी state, gaseous state obviously, with which you are treating O2 in the gaseous state। अब मैं रिएक्शन को बैलेंस वैलेंस नहीं करने वाली, उसके साथ आप नेसेंट नाइट्रिक ऑक्साइड डालो, नेसेट NO डालो। अब वो डालने के बाद में, अब नाइट्रिक ऑक्साइड डालने के बाद में, अब ये जो यनो है, ये यनो कौन है? ये यनो दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि हमारा कौन है, कौन है? यस, यू आर करेक्ट, it is nothing but the catalyst. What is that? Catalyst. And
ये कैसा है, गैस स्टेट में, गैस स्टेट में, और इस NO की भी गैस स्टेट ही है। अब इसके साथ में जब ये ट्रीट करोगे तब आप लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट विच इज 2 molecules of SO3 in the gaseous state and nascent NO as it is। क्या है देखो अच्छे से सब लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि NO मतलब क्या, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जितना भी डालते हो वो जैसे के वैसा मिलता है, मिला कि नहीं? यस। अब आप लोग बोलोगे मैम ठीक है ये तो थ्योरेटिकल हो गया, अब हम ये इसको पढ़े कैसे? इसको पढ़ने के लिए आप लोगों के पास बहुत टाइम है। लेबोरेटरी में आप लोग बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले अच्छे से स्टडी करनी होगी और फिर लेबोरेटरी में एंट्री करनी होगी। लाइक आपके MSc में, BSc में, PhDs में आप लोग अच्छे अच्छे रिसर्च करोगे जब आप फ्यूचर में, तब आप कर सकते हो। ओके, एंड प्रैक्टिकल्स में तो करते ही हो, हाँ, बट अभी कोरोना की वजह से आप लोग एग्जैक्टली खुद से नहीं कर पाओगे, बट कोई नहीं, अगले साल ही सही। ओके, तो लेट मी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटालिसिस। आई थिंक आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस आधे घंटे से मैं होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में ही बोल रही थी। अब मुझे ज्यादा मुंह नहीं चलाना पड़ेगा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। व्हाई? बिकॉज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस मतलब अब आप लोग ही सब कुछ कर दोगे। वो क्या? let me add just this slide for sorry, what is that? Heterogeneous catalysis. And what is mean by heterogeneous catalysis? Heterogeneous catalysis is nothing but the type of catalysis. क्या? Heterogeneous catalysis is nothing but the type of catalysis which can have the react wait, let me take pen. अब यहाँ पर रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट अलग अलग फेज में, मतलब कोई गैसियस फेज में, कोई सॉलिड फेज में, कोई लिक्विड फेज में भी हो सकता है, और आपके रिएक्टेंट भी सॉलिड, गैसेस और लिक्विड फेज में हो सकते हैं, बट कंडीशन इज वो मिक्स होने चाहिए नमक और शुगर के जैसे, बिल्कुल भी नहीं। हेटेरो मतलब अलग अलग, बट अलग अलग मतलब सॉलिड सॉलिड सेम हो गया ना, इसलिए सॉलिड सॉलिड विल नॉट बी example of an heterogeneous catalysis. There should be the different phase of your catalyst. मतलब आप लिक्विड के साथ में गैस ले सकते हो, लिक्विड के साथ में सॉलिड ले सकते हो, या फिर गैस के साथ में सॉलिड भी ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। तो उससे पहले अब ये जो कुछ ना एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम, पैलेडियम, V2O5 एंड निकेल, ये जो कुछ भी ट्रांजिशन मेटल गैस होते हैं, ट्रांजिशन मेटल सॉरी गैसेस नहीं होते, ये मेटल्स होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल सीरीज के ये जो कुछ भी आपके मेटल्स है, तो ये मेटल्स आप जनरली प्लैटिनम आप यूज करते हो हाइड्रोजनेशन के लिए। हाइड्रोजनेशन मतलब H2 मॉलिक्यूल का ऐड करना। मतलब क्या? अब मैं थोड़ा हवा में बोलती हूँ और फिर स्लाइड लोड करती हूँ, क्योंकि हवा में बोली वाली बातें आप कितना झेलते हो वो भी मुझे देखना है। तो अब देखिए, प्लैटिनम जब भी आप प्लैटिनम के साथ अब थोड़ा हवा में बोलना है बोला ना, तो मैं पेन की हेल्प नहीं लूंगी। प्लैटिनम कैन हैव इट्स एक्टिव साइड, विथ इट हाइड्रोजन्स आर देयर, एंड वो लूजली बाउंडेड होते हैं आपके प्लैटिनम को, वो मतलब हाइड्रोजन्स। फिर वो हाइड्रोजन्स लूजली बाउंडेड होने की वजह से आप लोग उसको अल्कीन के साथ इजीली ट्रीट कर सकते हो, और अल्कीन टू अल्केन, क्या तो क्या, अल्कीन टू अल्केन प्रोडक्ट can be formed, and whatever this product is here, this is known as active hydrogenation. इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजनेशन। ये आप लोगों के रानी निकेल बोल के रानी ने बन जा तू मेरी रानी वाला गाने वाली रानी नहीं, हाँ। तो मैं जो बोल रही हूँ RANEY, what is that? रानी। What is that? Pronounce it very clearly. What is that? Rani. Rani nickel. What is that Rani nickel? Rani nickel means the nickel with your hydrogen. मतलब वो निकेल जो कुछ भी मेटल है वो मेटल आपको हेल्प करता है, और इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अच्छे से सुनो सब लोग, मैं सब कुछ बोल रही हूँ। यहाँ पर प्लैटिनम, पैलेडियम, वैनेडियम पेंटॉक्साइड दैट इज V2O5 एंड निकेल, ये सब के सब कौन है?
ये सब के सब कैटलिस्ट हैं और ये सब कैटलिस्ट होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। और जब कभी भी ये सॉलिड स्टेट में होते हैं एंड आपका जो कुछ भी अल्कीन, फॉर एग्जांपल इथीन ही गैस ले लेते हैं हम, अब वो जब अल्कीन टू अल्केन मतलब इथीन सॉरी इथीन का यस इथीन का कन्वर्जन आपको किस में करना होगा, इथेन में। अब इथीन मतलब वहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इथीन का कन्वर्जन इथेन में मतलब अल्कीन का कन्वर्जन अल्केन में, मतलब H2 विल गेट ऐड। कैसे, क्या? अब मुझे पता है आपके दिमाग में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, आपके सिर पे थोड़ा प्रेशर हो रहा है, थोड़ा रिमूव करती हूँ आप लोगों के सिर का प्रेशर स्लाइड लोड करके ही। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छे विजुअलाइज होना चाहिए। मैं आपके एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ ना, इसलिए रुको, लेट मी जस्ट लोड दिस स्लाइड। यस, अब खुश हो गए आप लोग, मुझे पता है। ये देखिए, ये जो कुछ भी अब आपकी कैटलिस्ट है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस, हेटेरो मतलब आप या मैं दोनों भी नहीं। क्या होता है हेटेरो मतलब डिफरेंट और जीनस मतलब फेज। कैसी फेज? डिफरेंट डिफरेंट फेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला था आपको निकेल का एग्जांपल, ये देखिए, थोड़ा जूम करके बताती हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इथीन। दिस इज नथिंग बट व्हाट? आप या मैं दोनों भी नहीं, इथीन। किसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं हम? इथीन का। कौन यूज किया? NI। अब आप लोग बोले वाह मैम कितनी अच्छी स्लाइड ली है, अब तो अच्छे से समझ में आ रहा है सब, मुझे पता है आप लोगों का, इसीलिए तो स्लाइड्स यूज कर रही हूँ। अब देखो, ये निकेल जो मेटल है, ये इस निकेल मेटल के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन्स होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन्स होते हैं। अब ये हाइड्रोजन्स जो होते हैं ना, वो ट्रीट होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन्स ना मिस आउट हो चुके हैं, इस स्लाइड में थोड़े से रह गए हैं डालना। ओके, तो वो उतना समझ लो और थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको करेक्ट करा लो। ओके, तो ये जो कुछ भी हाइड्रोजन्स है ना, वो हाइड्रोजन्स लूजली बाउंडेड, मैंने अभी अभी बोला था ना आप लोगों को, थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं। निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कोई भी ले सकते हो आप। निकेल की जगह प्लैटिनम ले सकते हो, निकेल की जगह पैलेडियम भी ले सकते हो, सिर्फ उसकी वैलेंसी चेंज होगी। हाँ, क्योंकि प्लैटिनम पैलेडियम की वैलेंसी 4 होती है ना, आप लोगों को पता ही है। तो अब ये जो कुछ भी आप क्या एग्जाम्पल है, इथीन टू, अब ये बाइंड हो रहा है यहाँ पे, आप लोग बोलोगे ये क्यों हुआ डायरेक्टली, तो बाइंड हो रहा था आपके निकेल के साथ में अल्कीन, और बाइंड होने के बाद में आप लोगों को ऐसा आपका और एक यहाँ पर ये जो है मतलब यहाँ पर CH3 एक कन्वर्जन हो गया। देखो सेम, अब इस पर भी CH3 होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिंपली ये लास्ट वन प्रोडक्ट, इथेन। कौन? इथेन, ANE इज अल्केन एंड इथीन इज नथिंग बट दो हाइड्रोजन्स का डिफरेंस होता है, जो आप लोगों ने 11th में रट के पढ़े थे। देखो वो चीजें जो रट रट के पढ़ी थी वो एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं? यस और नो गाइस? यस, राइट। सो अब ये तो हो गई बात आपके हेटेरोजेनस कैटालिसिस की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने दो दो स्लाइड्स लिए। ये कैसी स्लाइड थी? इंट्रोडक्टरी स्लाइड थी, ये दो इंट्रोडक्टरी। अब और एक अच्छा एग्जाम्पल, मतलब मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट, और एक स्लाइड। आप लोग बोलोगे मैम आज कुछ ज्यादा ही मजे हो रहे हैं हमारे, है ना? हाँ, अब मेरे स्टूडेंट हो तो कुछ अच्छा मैटर तो देना ही होगा। रुको, पहले ये बोलती हूँ। देखो, हाँ, आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो, एडसॉर्प्शन थ्योरी बोल के भी समझा सकते हो इस आपके हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को, या फिर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोल के भी। अब देखो, ये आपके प्लैटिनम अगर से रहता था ना, तो वो ये गोल गोल बोले तो प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, प्लैटिनम या गोल गोल बोले तो प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। ओके, तो ये प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, एंड ये लिंकिंग जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ है। अभी ये ट्रीट हो रहे हैं आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब रिएक्टेंट के साथ में A+B के साथ, ऐसे आपके A+B लगते हैं, और A+B लगने के बाद में मतलब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो। ये कैटलिस्ट ही है ना, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम वाले। अभी ये जब ये ट्रीट होते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है, मतलब कि ये जब बोलती हूँ, वेट अ मिनट, ये A एंड B के साथ में ट्रीट हुए, मतलब रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद में अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब ना वो रिएक्टेंट के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, ना वो
प्रोडक्ट के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है। आधे अधूरे, बीच में लटके हुए, जैसे आपका अभी कैटालिसिस चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, आधे अधूरे, मतलब आप क्या बोल सकते हो, आधे अधूरे स्टेज में हो आप, मतलब वो इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या फिर बोरिंग टॉपिक है, या आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा। जस्ट आई एम जोकिंग, हाँ। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट के बाद में अब ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और ये एक्चुअल प्रोडक्ट मिलने के बाद में आपका कैटलिस्ट एज इट इज मिल गया कि नहीं। अब इससे पहले वाली जो स्लाइड बताई थी मैंने, उसमें एक्चुअल एग्जाम्पल बोला था, ये थोड़ा सा रफ एग्जाम्पल है, थोड़ा सा हायर लेवल के लिए हम ये एग्जाम्पल यूज करते हैं, बट कोई नहीं, आप लोग तो काफी समझदार हो। अगर से ये समझ नहीं आया होगा तो मेरे पास और भी एक भी स्लाइड, और भी एक स्लाइड है, देखो वो स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली समझाना ही है आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ SO2 गैस। कौन सा गैस? SO2 गैस। अब एक मिनट, हाँ, कौन सा गैस? SO2 गैस। अब ये जो SO2 गैस है, इट इज प्रेजेंट इन द गैसेस फेज, प्लैटिनम इज प्रेजेंट इन द solid state and it is giving rise to the formation of SO3। अब आप लोग मुझे पूछने के बजाय वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे लेकर जा करके देखिए, मैंने ना यहीं पर आप लोगों को उसी वीडियो में दूसरा एप्लीकेशन, उसी वीडियो में दूसरी टाइप की रिएक्शन, होमोजेनियस कैटालिसिस में भी मैंने SO2 गैस का कन्वर्जन SO3 गैस में किया था, और यहाँ पर भी सेम किया कि नहीं देखो। But the beauty of reaction, the beauty of homogeneous and heterogeneous catalysis is सेम प्रोडक्ट देते हैं। मतलब अगर से समझ लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास अनअवेलेबल है, मतलब अवेलेबल नहीं है, मतलब उसकी अनअवेलेबिलिटी है, तो फिर हम उस रिएक्शन को, प्लैटिनम अगर से हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल है तो रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका आंसर क्या है बेटा जी? यस, यू कैन डू दैट रिएक्शन, क्योंकि आप लोगों का किसी भी चीज की वजह से काम नहीं अड़ना चाहिए, राइट। चलो, कुछ ज्यादा ही हिंदी यूज हो गई, अब थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, होमोजेनस, सॉरी सॉरी हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की दोनों की फेज सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों के फेजेस इट शुड बी डिफरेंट। एंड उसके रिएक्शन, SO2 गैस का कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, एंड प्लैटिनम आप लोगों को पता ही होगा, प्लैटिनम के रिंग वगैरह देखते हैं, देखो आजकल तो मतलब प्लैटिनम के ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब शोभे, क्या बोलते हैं बाबा ऑर्नामेंट को, दागिने थोड़क्यात, हाँ, लाइक रिंग, लाइक आपके नेकलेसेस, ज्वेलरीज, अब मैं तो लड़की हूँ तो ज्वेलरीज वगैरह ही बोलूंगी ना। तो प्लैटिनम के, ये प्लैटिनम बहुत महंगे होते हैं, मतलब अगर से नाइट्रिक ऑक्साइड अवेलेबल नहीं है और ये महंगी वाली प्रोसीजर नहीं करनी है, तो सस्ती वाली करो, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज कर करके लैबोरेटरी में कर सकते हो आप, हाँ। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद द पॉइंट। ये प्लैटिनम होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और ये SO2 कैसा होता है? लिक्विड, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज प्रेजेंट इन द गैस स्टेट एंड इट इज कन्वर्टिंग योर SO3, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द SO3। ओके, चलो, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को हेटेरोजेनस कैटालिसिस अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब थर्ड टाइप जो है हमारे कैटालिसिस का, वो है एंजाइम कैटालिसिस। अब उसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले थे, बट उससे पहले ना, हेटेरोजेनस कैटालिसिस, यस यस यस, आई नो आई नो आई नो, आई एम नॉट चेंजिंग द टॉपिक, मुझे पता है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बोलने रह चुके हैं। बोलती हूँ, वेट अ मिनट, क्या एडवांटेजेस हो सकते है बाबा हेटेरोजेनस कैटालिसिस के? सबसे अच्छी बात, गैसीय स्टेट में आपका SO2 था तो उसका कन्वर्जन आपने SO3 में किया, इसी का मतलब क्या है जी? गैसेस इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब गैसेस एंड सॉलिड्स आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, मतलब इसका ये एडवांटेज हुआ कि नहीं होमोजेनियस कैटालिसिस के कंपैरिजन में? यस और नो? मतलब ये एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? अब डिसएडवांटेज ये हो सकता है यहाँ पर कि ये जो कुछ भी आपके कैटलिस्ट हो सकते हैं, ये लोअर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये जब कभी भी आप एक्टिव, मतलब क्या, जब कभी भी एक्टिव साइट पे ये आप प्लैटिनम वगैरह डालोगे तो ये वो उनके एक्टिव साइट पे ही एक्ट करने चाहिए। मतलब प्लैटिनम तो सॉलिड स्टेट में है, बट वो सॉलिड स्टेट में आपके गैसेस मॉलिक्यूल अच्छे से लोड होने चाहिए, जैसे कि वो प्लैटिनम, वेट वेट,
समझाती हूँ। वो प्लैटिनम एंड SO2 के मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ वो ये यहाँ पर SO2 मॉलिक्यूल और यहाँ पर प्लैटिनम है, इनमें कुछ कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंड दिस इज इट ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर हेटेरोजेनस कैटालिसिस। नाउ अब इसको समझाने के लिए देखो, ये आपके कौन है, रुको थोड़ा सा जूम करके दिखा। देखिए, अब ये जो कुछ भी आपके ये कैटलिस्ट, सरफेस कैटलिस्ट, मतलब ये कैटलिस्ट है समझ लो, ओके, एंड ये आपके मॉलिक्यूल्स है समझ लो। अब ये मॉलिक्यूल्स एंड आपके कैटलिस्ट, देखो ये यहाँ पर आपका कैटलिस्ट है और आपके एक्टिव साइट यहाँ पर है, इन दोनों में कुछ रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। ये पीले और ये हर ही है, मतलब ऐसे देने के बाद में आप लोगों को ए और बी, जैसे कि हमने बताया था प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो ऐसे दे दिया और बाद में आप आपका सॉलिड निकाल सकते हो। अगर से वो सॉलिड स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में है तो उनको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोजेनस कैटालिसिस। नाउ मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने तो मेरा 100% देने की कोशिश की है। जाइएगा मत या फिर वीडियो को बंद मत कीजिए। हो गया, मैम ने बोला था 2 ही टाइप से। वेट गाइस वेट, थोड़ा ज्यादा पढ़े वाला अच्छा रहता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे ही देती हूँ आप लोगों को एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। ओके, थोड़ा सा ही देती हूँ पर दे ही देती हूँ ना। हम्म। Yes, enzymatic catalysis. What is mean by enzyme catalysis? Enzyme catalysis is the catalysis which is used for the biochemical catalyst and phenomena is named as biochemical catalysis. मुझे पता है आप लोगों को दिमाग के ऊपर से जा रहा है ये सब कुछ। ओके, तो बोलती हूँ। देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हमारे मतलब ना कि सिर्फ हमारे, मतलब आई मीन टू से एनिमल्स के नहीं बल्कि प्लांट्स के भी, प्लांट्स में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो वो रिएक्शंस को कैरी आउट होने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, और वो जो एंजाइम्स डालते हैं उनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज, मतलब उनका एज अ कैटलिस्ट यूज हो करके आपकी रिएक्शन होती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइमेटिक कैटालिसिस, या फिर एंजाइम कैटलिस्ट, या फिर एंजाइम कैटलिस्ट। आर यू गाइज क्लियर विथ विच आई टोल्ड यू? अगर से कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, एंजाइम कैटालिसिस के बारे में और भी हम अगले कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे, बट दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप लोगों को ये डिटेल में एग्जाम में बताना नहीं है। फिर भी मैं अगले वीडियो में अगले कुछ मतलब या 4th या 5th या फिर 6th वीडियो में आपको मैं बता दूंगी एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। अब आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। अगर से कहीं पर कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई कैन अरेंज योर लाइव क्लास ऑल्सो, एज वेल एज if you are not getting anything, just try to watch this video again, one time twice thrice, क्योंकि मैं लिंक तो आपसे रिटर्न नहीं लेने वाली हूँ या फिर लिंक को इनएक्टिव भी नहीं करने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड डू वॉच माय नेक्स्ट क्लास for the learning purpose of characteristics of catalytic reaction। मतलब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं इस कैटालिसिस के। क्या हो सकते हैं बाबा कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैसे कैसे होने चाहिए आपके कैटालिस्ट? तो इसको जानने के लिए लगे रहिए मेरे साथ। अगले क्लास में मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, stay home, stay safe, take care.